वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए आज आपके लिए सिंघम श्रृंखला का पार्ट 7 लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है, जो सेक्शन बी आपका होता है फिजिक्स में, वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, यानी कि हर एक यूनिट से वहां पर एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। 5 यूनिट है तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए होते हैं और आप जानते हैं यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पूरा पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल है। तो इस श्रृंखला में हमारा उद्देश्य यही है कि हम न्यूमेरिकल्स कवर करें। तो यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसका सिनेरियो आपको पता चल जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है, किस लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन यूनिट वाइज बनता है। और आप मान के चलिए, क्योंकि हर श्रृंखला में हम 5 ही क्वेश्चन कराते हैं आपको न्यूमेरिकल के, तो सेक्शन बी यानी कि जो भी इस श्रृंखला का पार्ट हो रहा है वो एक तरीके से सेक्शन वाइज हो रहा है। तो अभी तक हमने सेक्शन बी के 6 पार्ट कर लिए हैं और ये आज आपका 7वां पार्ट है, जिसमें हम आज 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले 6 पार्ट किए हैं, हर पार्ट में 5 क्वेश्चन हैं, तो यानी कि 30 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं पूरे फिजिक्स के हर एक यूनिट से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन श्रृंखला का आज पार्ट नंबर 7 और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम falls normally on a thin wedge-shaped film of refractive index 1.4 forming fringes that are 2.0 mm apart। मतलब उसने पूछा है कि जो लाइट है वो 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की वो फॉल होती है किस पर? एक वेज शेप थिन फिल्म पर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और फ्रिंजेस बनाती है, जिसका जो डायमीटर यहाँ पर जो अपार्ट दिया हुआ है वो कितना है कि 2 mm अपार्ट वहाँ पर फ्रिंजेस मेजर की जाती हैं। तो फाइंड द एंगल ऑफ द वेज इन द सेकेंड। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एंगल है जिस पर आपका वेज शेप थिन फिल्म रखी हुई है वो सेकेंड में आपको बताना है, क्योंकि वेज शेप थिन फिल्म कुछ इस तरीके से आपकी रखी होती है। एक प्लेस ग्लास प्लेट ऐसे होती है प्लेस और एक ग्लास प्लेट ऐसे प्लेस्ड होती है, तो इनके बीच में कुछ एंगल होता है। उस थीटा एंगल को यहाँ पर मेजर करना है और वो थीटा एंगल जो है वो सेकंड्स में बताना है, ना कि डिग्री में। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पर बेटा लिख लेंगे। तो गिवन डेट क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें? लैम्डा इक्वल्स टू गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू 1.4। ठीक है, और फिर यहां पर दिया हुआ है फॉर्मिंग फ्रिंजेस दैट आर 2 mm अपार्ट। जो फ्रिंजेस हैं उनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर मैं उसको डेल्टा एक्स मान लेता हूँ तो ये 2 mm आपको यहाँ पर गिवन है। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 2 × 10⁻³ मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है? थीटा एंगल पूछा है, जिस पर आपकी जो प्लेट्स हैं दोनों ग्लास प्लेट वेज शेप थिन फिल्म की वो रखी हुई हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। अब थीटा निकालने के लिए वी नो दैट fringe separation in a thin wedge shaped film is given by तो यहाँ पर जो वेज शेप थिन फिल्म के बीच का जो सेपरेशन है वो, या फिर हम ये बोलें कि किस एंगल पर दोनों जो प्लेट्स हैं वो रखी हुई हैं, वो निकालने के लिए हमें पता है डेल्टा एक्स, यानी कि फ्रिंज का जो सेपरेशन होता है वो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू होता है लैम्डा अपॉन यहाँ पर होता है 2 म्यू थीटा। देखिए इस
वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर, या फिर इस श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले की वीडियो अवेलेबल है फिजिक्स के, जिसमें 5 यूनिट के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले वहाँ पर मैंने बताए हैं आपको। तो मैंने स्टार्टिंग से ये बोला था, या तो आप उस वीडियो को जो फॉर्मूले हैं वहाँ पर वो उसको नोट डाउन कर लें एक पेपर पर, या फिर डेली बेसिस पर 2-3 बार उस वीडियो को देख लें न्यूमेरिकल वाली वीडियो करने से पहले, है ना। तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके फिंगर टिप्स पे फॉर्मूले हो जाएंगे, और जब फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व आउट करना। ठीक है, तो ये जो फ्रिंजेस का सेपरेशन है, फ्रिंजेस का सेपरेशन मतलब यहाँ पर कोई फ्रिंज बनी है, जैसे पहली फ्रिंज ये बनी है, ठीक है, फिर दूसरी फ्रिंज ये बनी, तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ये डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा होता है। तो यहाँ से हमें थीटा चाहिए, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा हम ले आएंगे तो इधर लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा 2 म्यू डेल्टा एक्स। सारी वैल्यू गिवन है, 1 बाई 1 करके वैल्यूज पुट कर दीजिए। 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2, म्यू की वैल्यू है 1.4 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एंगल थीटा जो आएगा वो आएगा 1.07 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो ये आ जाएगा आपका रेडियन में। हमें चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला है कि एंगल को आप सेकंड्स में बताइए, तो हमें एंगल सेकंड्स में फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है 206.265 सेकेंड्स। ठीक है, ये वैल्यू आप याद कर लेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.07 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई 206.265। ठीक है, देन आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट थीटा इक्वल्स टू 22.07 सेकेंड। तो यानी कि जो एंगल है बिटवीन द 2 ग्लास प्लेट्स इन द वेज शेप थिन फिल्म वो आपका हो जाता है 22.07 सेकेंड, और यही आपसे पूछा गया था, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप उसको बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एनालाइज द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट्स in the helium neon laser that produce light of wavelength 6000 angstrom at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर 2 स्टेट्स के बीच में जो पॉपुलेशन का रेशो है वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके बताना है। यानी कि एक आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है यानी कि हायर एनर्जी लेवल, एक आपकी ग्राउंड स्टेट होती है यानी कि लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर रेशो पूछा है n2/n1 का, ये चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो लेजर से अगर क्वेश्चन बनता है तो 90% क्वेश्चन इसी तरीके का बनता है, जिसमें आपका वो पॉपुलेशन का रेशो यहाँ पर पूछता है 2 स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन दैट। ठीक है, सबसे पहले आपको लैम्डा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, और इसको अगर मैं मीटर में लिखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, फिर उसने क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है T = 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप कैल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 300 कैल्विन। ठीक है, पूछा क्या है, 2 स्टेट्स के पॉपुलेशन का रेशो n2/n1 यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि जो n2/n1 रेशो होता है, n2/n1 हमने इस पर एक डेरिवेशन भी किया हुआ है जो आपके सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट है लेज़र वाले पार्ट में, है ना। तो उससे हमारे पास रिलेशन आता है n2/n1 = e⁻⁻∆E/kT। ठीक है, और डेल ई क्या है, यहाँ पर 2 एनर्जी स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस, वो क्या होता है, एच न्यू होता है। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो इसको आप hc/λ लिख सकते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू यहीं पर निकाल लेता हूँ, वहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा या ये वैल्यू रखूँगा तो वो ई की पावर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम सेपरेटली इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच की वैल्यू अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रट गई होगी। तो अगर ये पैरामीटर्स आपको दिए भी नहीं होंगे तो आप आराम से इनको रख सकते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर बेटा पुट कर दी। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा ई यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3.313 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा जूल्स में। ठीक है, तो ये डेल्टा ई की वैल्यू आ जाती है। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। देन n2/n1 हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 313 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन के की वैल्यू यहाँ पर है 300, अच्छा सॉरी टी की वैल्यू है 300, 1 सेकेंड यहाँ पर। तो के की वैल्यू क्या है, के कांस्टेंट है ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यहाँ पर के। ठीक है, इंटू 300 टेम्परेचर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे देन यू गेट n2/n1 e⁻80.02। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n1/n2 इक्वल्स टू ई की पावर प्लस में हो जाएगा 80.02। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। बस ये पूछा गया है, तो यानी कि सिंपल एक क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका जो दो स्टेट्स हैं उनके बीच का पॉपुलेशन रेशो यहाँ पर आ जाएगा और ये ई की पावर में ही आएगा। बस आपको यहीं पर छोड़ना है। ई की पावर को आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व करके नहीं दिखा पाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यहीं तक आपको छोड़ना है। आई होप लेजर से संबंधित अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, द वेवलेंथ ऑफ एन एक्स-रे फोटोन इज डबल्ड ऑन बिगिनिंग द स्कैटरिंग थ्रू द 90 डिग्री विद ए कार्बन ब्लॉक इन द कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जिसमें आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सिंपल आपको पता चल गया कि कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें पहले गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखने में लग रहा है कि एक ही वैल्यू गिवन है जो कि थीटा है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ें, द वेवलेंथ ऑफ एन एक्स-रे फोटोन इज डबल्ड ऑन बीइंग स्कैटर्ड थ्रू द 90 डिग्री, यानी कि जब वो स्कैटर हो जाता है तब उसकी वेवलेंथ जो है वो कितना हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन की वेवलेंथ होती है लैम्डा डैश और वो कितना हो जाती है, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू जो कि होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, वो फॉर्मूला क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट का, यहाँ पर वो तो अभी हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा डैश कितना है आपके पास, 2 लैम्डा है और एक वेवलेंथ आपकी लैम्डा ही है, तो ये डेल्टा लैम्डा कितना आ जाता है, लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? पूछा क्या है यहाँ पर, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, यही लैम्डा की वैल्यू पूछिए, इसीलिए डेल्टा लैम्डा हमने यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये आपसे पूछा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, और ये वी नो दैट जो हम लिख रहे हैं ना बेटा, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप फॉर्मूले वाली वीडियो को अच्छे से देखेंगे और फॉर्मूले याद करेंगे, तभी तो वी नो दैट हम जानते हैं लिख पाओगे यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे आपको लिखना भी है कि आप क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन, यहाँ पर होता है क्या होता है, m0 c1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में ये एक फोटोन इधर से आता है ऐसे, यहाँ पर एक रेस्ट में इलेक्ट्रॉन रखा होता है, जब ये इससे स्कैटर्ड होता है
तो फोटोन एक एंगल पर चला जाता है और इलेक्ट्रॉन दूसरे एंगल पर चला जाता है। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में आपका फोटोन आ रहा था टकराने से पहले, अगर उसको हम देखें तो ये थीटा एंगल हो जाता है, ये एंगल फाई हो जाता है। तो यहाँ पर जब स्कैटर हुआ आपका फोटोन, उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाती है, सॉरी लैम्डा डैश, और स्कैटरिंग होने से पहले वेवलेंथ थी लैम्डा। तो यही वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है वो कॉम्पटन इफेक्ट बताता है। ठीक है, वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। डेल्टा लैम्डा चूंकि लैम्डा के इक्वल है तो हम डायरेक्ट लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पर रख देंगे और वैल्यूज अपनी पुट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर 6.3 दिया हुआ है, तो 6.3 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन यहाँ पर एम नॉट की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 दिया हुआ है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ गिवन है, और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 0 यानी कि 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 0.0243 एंगस्ट्रॉम। आप चाहे एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो आपका एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप इस न्यूमेरिकल को समझ पाए होंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व आउट करना है, ये आपका फाइंड आउट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। कभी कभी वो आपसे डेल्टा लैम्डा ही पूछ लेता है डायरेक्ट, यानी कि वो आपको वेवलेंथ की वैल्यू या फिर ये सारी वैल्यू ना देकर सिंपल आपको एंगल की वैल्यू दे देगा, तो वहां से आप डेल्टा लैम्डा निकाल लेंगे। डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा यहाँ पर इसलिए हुआ बेटा, उसने कंडीशन दे दी है कि आफ्टर स्कैटरिंग जो वेवलेंथ है लैम्डा डैश वो कितना हो जाती है 2 लैम्डा हो जाती है। तो अगर हम डिफरेंस निकालें दोनों वेवलेंथ का आफ्टर स्कैटरिंग और बिफोर स्कैटरिंग, वो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है, और लैम्डा डैश कितना है 2 लैम्डा, वो लैम्डा सब्सट्रैक्ट होगा तो वो डायरेक्टली लैम्डा यहाँ पर आ जाता है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड along a plano-convex lens with radius of curvature equal to 100 सेंटीमीटर in Newton's ring arrangement। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर ऑफ द 15th डार्क रिंग। तो सिंपल सा सिनेरियो ये है कि न्यूटन्स रिंग में जो लाइट यूज हुई है उसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, वहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 100 सेंटीमीटर है। तो 15वीं जो डार्क रिंग बनेगी उसका डायमीटर आपका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे। गिवन दैट, सबसे पहले आपको गिवन है लैम्डा इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम, और आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर बन जाएगा। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेडियस किसका फाइंड आउट करना है, सॉरी डायमीटर आपको 15th, तो 15th यहाँ पर हो जाएगा एन की वैल्यू, और आप ब्रैकेट में अपने ध्यान में रखने के लिए डार्क इसमें यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है, डायमीटर ऑफ द 15th डार्क रिंग, तो 15th डार्क रिंग का डायमीटर आपसे फाइंड आउट कराया गया। ठीक, तो हमें पता है वी नो दैट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dn स्क्वायर, यानी कि nth डार्क रिंग का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 4n लैम्डा आर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4n इक्वल्स टू 15, तो ये क्या हो जाएगा d15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 15, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 6 इंटू 10⁻⁻7, और r की वैल्यू गिवन है 1 मीटर। ठीक है, देन d15 स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो d15 आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में आ जाता है आपका, तो ये आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई होगी। अगर आपसे डायमीटर कोई सी भी रिंग का पूछ ले, यहाँ पे तो डार्क पूछा है, अगर ब्राइट पूछ लेता तो कंडीशन चेंज हो जाती। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। तो आप देखिए, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इससे आपको एक अंदाजा हो रहा होगा
कि जो डर है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का वो कुछ भी नहीं है। बस आपको बशर्ते सारे न्यूमेरिकल्स याद होने चाहिए, बस न्यूमेरिकल याद नहीं होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। यानी कि सभी फॉर्मूले यूनिट वाइज आपको याद होने चाहिए, टॉपिक वाइज, ठीक है, पूरी कंडीशन के साथ कि कहीं पर क्या कंडीशन है। जैसे यहाँ पर डार्क रिंग है तो हमें डायमीटर तो पता है न्यूटन रिंग का, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि डार्क रिंग का क्या है, ब्राइट रिंग का फॉर्मूला क्या है। तो वो चीज़ आपको नहीं यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो अगर ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स वाला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसकी बॉक्स की लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम। आगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाई टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट स्टेट। मतलब पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पर एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की नीड होगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन घुमा दिया है। जो पीछे क्वेश्चन हमने किया है इससे रिलेटेड, उसमें डायरेक्टली उसने चीजें पूछी हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज घुमा दी है। अब देखिए आप, गिवन दैट क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें यहाँ पर लैम्डा, यानी कि सॉरी लेंथ इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में होता है तो वो लैम्डा ही ध्यान आता है ना। और हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए उसने कहा है बेटा कि एक आपका ग्राउंड स्टेट पर है इलेक्ट्रॉन, इसको आपको एक्साइटेड स्टेट, यानी कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर पहुँचाना है, तो कितनी एनर्जी की नीड होगी। तो अगर मैं यहाँ पर E1 एनर्जी लेता हूँ, यहाँ पर E2 एनर्जी लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जितनी एनर्जी डिफरेंस होगा वही तो एनर्जी की जरूरत होगी ना यहाँ पर। तो डेल्टा E पूछा है डायरेक्टली, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पूछा गया है वो डेल्टा E यानी कि E2 माइनस E1 यहाँ पर फाइंड आउट करना है। समझ गए यहाँ पर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने पीछे से वीडियो पूरा देखा हुआ है और आपके क्या कहते हैं सारे पार्ट आपने देखे हुए हैं, तो आपको एक चीज़ मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से यहाँ पर बताई थी कि जब हम फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, और जब हम 2 रखते हैं तो हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ E1 आ जाता है। और जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि डेल्टा E जो है होता है वो 3 टाइम्स ऑफ E1 आता है। तो आप E1 फाइंड आउट कीजिए और उसका 3 टाइम्स वैल्यू फाइंड आउट करके आपका एनर्जी डिफरेंस वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो क्या होता है फॉर्मूला, En इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे फॉर द ग्राउंड स्टेट तो ये E1 आ जाएगा, E1 हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। और जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर E2 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 h स्क्वायर अपॉन 8 ml का स्क्वायर। तो आप देखें ये वाली जो टर्म है ये सेम है E1 की तरह, तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्या है 4 टाइम्स ऑफ E1 है ना। आपसे पूछा है कितनी एनर्जी की नीड होगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचाने के लिए, तो दोनों एनर्जी के बीच का एनर्जी डिफरेंस आप निकाल लीजिए जो कि 3E1 होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपका 3h स्क्वायर अपॉन 8 mh का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी h का नहीं l का स्क्वायर, एक सेकेंड हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा l का स्क्वायर, ठीक। अब सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, 3 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू L है आपके पास 10⁻⁻10 इसका होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व आउट कर लेंगे तो डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1.81 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, ये आपसे पूछा गया था। पिछले क्वेश्चन में
डायरेक्टली आपसे बोल दिया था कि E1 और E2 के बीच का कितना डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है कि कितनी एनर्जी की नीड होगी जब इलेक्ट्रॉन को आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचाएंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या पूछा है ना। ये क्लियर हो गया। तो ये आपको मतलब कहने का ये है कि 1.81 इंटू 10⁻⁻17 जूल एनर्जी की नीड होगी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर आप थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख भी सकते हैं कि दैट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन नीड एनर्जी 1.81 इंटू 10⁻⁻17 टू एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर या एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा पार्ट नंबर 7 था। हमने पार्ट नंबर 7 भी आज ख़त्म कर लिया है इस श्रृंखला का। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को, और कहीं ना कहीं ये सीरीज आपको एक मोटिवेशन दे रही होगी न्यूमेरिकल्स को लेकर, कि आपके अंदर जो न्यूमेरिकल्स को लेकर डर था वो कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो रहा होगा, और कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो रहा होगा कि किस तरीके से या कौन से टाइप के न्यूमेरिकल हमको पढ़ने हैं। और उसके लिए आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी जो भी राय है आपकी इस सीरीज से रिलेटेड। कहीं पे भी कोई समस्या किसी भी न्यूमेरिकल में आपको लगती है तो उस न्यूमेरिकल का नंबर लिखकर, यानी कि क्वेश्चन नंबर लिखकर वो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें विद टाइमिंग के साथ, कि इस टाइमिंग पर इस क्वेश्चन नंबर में ये प्रॉब्लम मेंशन हो रही है या फिर हम फेस कर रहे हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यही एक माध्यम है हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप ही बच्चों से जुड़े हुए हैं, आपके ही कांटेक्ट में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जिनसे हमें और उन्हें भी हेल्प मिल सके कि जो मैटर हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं वो हर एक बच्चे तक पहुंच सके और वो बच्चा लाभ उठा सके, कहीं पे भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।